राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और पेगासस के जरिए राज्यों की आवाज दबाई जा रही है। इस पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकतंत्र की अहम संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। सुबह बजट के आधार पर जो प्रधानमंत्री ने कहा और शाम को सरकार को कैसे राहुल गांधी ने घेरा, इसे एक साथ अब आप देखिए। गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। हमारी सरकार एमएसएमईज को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन है? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। कर छुटा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए। ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, पेगासस, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. To accuse and to abuse Indian judiciary from the floor of the Parliament House, it is beyond my words of condemnation. So Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology before the people of India and to the Indian judiciary and the Election Commission. बीजेपी की कोशिश थी कि जयंत चौधरी उसके खेमे में आ जाएं, मगर वो हर रोज अखिलेश यादव के साथ पश्चिमी यूपी में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को तल्ख भाषा में जवाब भी दे रहे हैं। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई हुई। देखो, मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। बीजेपी जिन्हें साथ आने का न्योता दे रही थी, चुनाव के बाद भी जिनके साथ आने को लेकर सियासी गुब्बारे छोड़ रही थी, उसी जयंत चौधरी ने चवन्नी के बयान से उस गुब्बारे की हवा निकाल दी थी।
मगर इस बार तो जयंत चौधरी की जुबान कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गई। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के पिलखुआ में इशारों में SPRLD की गर्मी शांत कर देने का बयान दिया था। मई जून में भी यूपी को शिमला बना देने की चोट की थी। जवाब में जयंत चौधरी ने अलीगढ़ में वोट की ताकत से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार देने की हुंकार भर दी। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। इस गर्मा गर्मी पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई हुई। इस बीच नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया शब्द सुनिए। ये जिनके मुखार बिन से निकल रहा है वो है रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू वर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। हिंदुओं को अपमानित करना राजनीति में एक शकल सा बन गया है। कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है, कभी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर बता करके हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। और अब समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने हिंदू गर्दी शब्द कह करके पूरे हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जिस तरीके से पिछले पूरे 5 साल सांप्रदायिक एजेंडा चलाया है, उसका जवाब सांप्रदायिक एजेंडा नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो पूरी तरीके से जातिवाद की तरफ है और समाज में नफरत फैलाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी इससे किनारा करती है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरफ है। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग है। तारीख नजदीक आते ही सूरज की तपिश और सियासी तापमान दोनों बढ़ रहा है। विकास का मुद्दा डीरेल होता दिख रहा है, वहीं ध्रुवीकरण सर पर दौड़ रहा है। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले दौर के मतदान के लिए अब मुश्किल से 1 सप्ताह का ही वक्त बचा है, लेकिन तैयारी तीसरे चरण यानी 3 मार्च की भी शुरू हो गई है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से कल योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन भरेंगे और गौर करने वाली बात यह है कि योगी के हाई प्रोफाइल नामांकन में उनके साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। योगी से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज सिराथू सीट से पर्चा भरेंगे, जहां उनके साथ होंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार का जोर और शोर पूरे शबाब पर है। गजब की बयानबाजी हो रही है, कहीं मर्यादा को तोड़ती हुई तो कहीं निजी हमले की पैनी धार वाली। इन सब के बीच अखिलेश ने तो करहल सीट से नामांकन भर दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पर्चा भरने की तारीख भी आ गई है।
4 फरवरी यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन भरेंगे। खास बात यह है कि पर्चा भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ के साथ खुद मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में छठे दौर में यानी 3 मार्च को मतदान होना है। इसके लिए 4 फरवरी से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी और पहले दिन ही योगी गोरखपुर सदर से अपनी दावेदारी को कागजबद्ध करेंगे। योगी के नामांकन के लिए प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सीसीटीवी से भी लैस कर दिया गया है। नामांकन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, बैरिकेटिंग इत्यादि पूर्ण कर ली गई है। साथ ही सभी कक्ष में, गैलरी में और जो भी आसपास का हमारा एरिया है, सभी जगह के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जो भी यहाँ आएगा सभी सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। उसमें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है आदर्श आचार संहिता, उसमें जो भी है उसका पूरा पालन कराया जाएगा और उसी को अनुपालन कराने के लिए हम ये भ्रमण करके निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए फोर्स क्या लगेगी? सुरक्षा के लिए जो है फोर्स लगाई जाएगी, बैरियर्स पे फोर्स लगाई जाएगी, जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ फोर्स लगाई जाएगी। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर जिला अधिकारी के रूम नंबर 24 में नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इसके पहले वे संसद रहते हुए जिला अधिकारी के कक्ष संख्या 1 में पर्चा दाखिल करते रहे हैं। नामांकन के वक्त योगी के साथ अमित शाह का मौजूद होना ये बता रहा है कि आगाज धमाकेदार होने वाला है, तो वैसे ही अंजाम की भी उम्मीद है। पर्चा भरने से पहले खुद योगी प्रचार में विरोधियों पर मानो आग उगल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अमित शाह भी पूरे यूपी में घर घर प्रचार करके बीजेपी राज और योगी के अच्छे कामों का हवाला देकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे योगी के साथ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का होना यकीनन उनके हौसले को ऊंचे आसमान तक ले जाएगा। इधर योगी से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कलेक्ट्रेट में पर्चा भरने के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी साथ मौजूद रहेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी ने चुनावी समर में फतह के लिए अपनी कमर कस ली है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी राजनीति की ऐसी गर्मी बढ़ी है कि सियासी थर्मामीटर टूटने की कगार पर आ गया। पहले चरण के चुनाव में गिने गिने 7 दिन बचे हैं और पहले चरण को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इस दमखम में जुबानी जंग तेज है। कोई कह रहा है कि गर्मी निकाल देंगे तो कोई कह रहा है कि चर्बी उतार देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा तो सियासी गर्मी बढ़ने लगी। किसी का खून खौल रहा है तो किसी के पसीने छूट रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे? माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।
फरवरी की शुरुआत में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही वोट का तवा भी तमतमा रहा है। नेताओं के जुबान की तासीर बता रही है कि यूपी की चुनावी गर्मी पूरे शबाब पर है। ये वो धमकी किसको दे रहे हैं? ये क्षेत्र को वो जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो अनुमान है। यहाँ आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो। तो ये तो पहले ही गर्म थे, आपने और गर्म कर दिए, और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। सोशल मीडिया में अपने हिट हुए गर्मी वाले डायलॉग को आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने दोहराया तो उधर जयंत चौधरी चर्बी उतारने की बात करने लगे। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, सियासत जयंत चौधरी और जाट वोट बैंक की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 2 लड़कों के पुराने फ्लॉप फॉर्मूले की याद दिलाई तो अखिलेश ने अपनी जोड़ी को सुपरहिट बताया। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन, और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुद्दा दंगों का है, पलायन का है, अपराध का है। यहाँ सियासत ध्रुवीकरण की है, तुष्टीकरण की है, जिस पर जंग अब आर पार की हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं। किसी को तमंचा नजर आ रहा है तो किसी को तोप। यहाँ सियासत में जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है। तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। जो वहां पे नौजवान साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान,
के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही है, सियासी शोले भड़क रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जुबानी जंग जोरदार है और इस जंग का एक हिस्सा है सीटों का बंटवारा। एक तरफ यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा और पूर्व ईडी अधिकारी को टिकट मिला, तो योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कैंट से पर्चा भरा। अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव धारदार हुआ है। कब कहां किसे टिकट मिल जाए और कब कहां किसका टिकट कट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, जो स्वाति सिंह बीएसपी के खिलाफ मुखर होकर राजनीति में आई और 3 दशक के बाद सरोजनी नगर में जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई, उन्हीं स्वाति सिंह का टिकट इस बार कट गया। टिकट कटा तो लगा कि स्वाति सिंह विरोध में प्रतिक्रिया देंगी, मगर हुआ इसके एकदम विपरीत। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं जरूर खरी उतरी होंगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर दोनों के आपसी विवाद ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से स्वाति सिंह का टिकट कटा। दयाशंकर जी को टिकट नहीं मिला, इसका दुख है कि नहीं? मतलब किसी को नहीं मिला। नहीं बोल दीजिए, चेहरे पर तो दुख नहीं नजर आ रहा। मतलब आप चाहते हैं हम दुखी रहे? नहीं, अब मुझे लग रहा है दयाशंकर जी को नहीं मिला। मुझे लगता है दयाशंकर जी के विषय में आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पत्नी का टिकट कट गया, मगर दयाशंकर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, बल्कि वो खुश दिखे। ना आपको टिकट मिला, ना आपकी पत्नी को टिकट मिला, आप खुश हैं या दुखी हैं? नहीं, देखिए, पार्टी का निर्णय पहले भी पार्टी ने कहा कि पत्नी को लड़ाओ, तो हम पत्नी को लड़ाए। मैं पहले भी कहा था कि पार्टी जिसको लड़ाएगी हम लोग लड़ाएंगे और आज पार्टी ने राजेश्वर सिंह जी को सरोजनी नगर से टिकट दिया है और राजेश्वर सिंह जी एक अच्छे अधिकारी हैं। सवाल किया गया कि क्या वो चाहते थे कि स्वाति सिंह का टिकट कट जाए? आप तो लगे थे कि टिकट उनका कट जाए। नहीं, कभी नहीं। चाह रहे थे कि कट जाए, आपको मिल जाए। नहीं, मैं कभी नहीं ये चाहा कि उनका कट जाए और मैं ये देखिए, ये तो मैंने कहा था कि पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है। लड़ना चाहते थे। देखिए, आदमी राजनीतिक क्षेत्र में है तो लड़ना तो चाहेगा ही, लेकिन कहीं ये नहीं था पार्टी, यदि हमने कहा था कि पार्टी लड़ाना चाहे तो मैं लड़ूंगा। दयाशंकर सिंह खुश हैं, स्वाति सिंह भी खुश हैं और राजेश्वर सिंह भी खुश हैं। जी हाँ, वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर और आईपीएस अधिकारी राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से चुनाव लड़ेंगे। राजेश्वर सिंह टिकट मिलने के बाद बड़े भाई के साथ आगरा पहुंचे और अपनी मां का आशीर्वाद लिया। बिल्कुल, स्वाति सिंह जी का क्षेत्र है, दयाशंकर सिंह जी का क्षेत्र है, वही चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश्वर सिंह भी वही है, वही पार्टी के कार्यकर्ता है, सब चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे लखनऊ में उलटफेर परिवार से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई अर्पणा यादव के साथ भी हुआ। अगर अखिलेश ने उन्हें कैंट से नहीं उतारा तो बीजेपी ने भी कैंट सीट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट दे दिया। ब्रजेश पाठक लखनऊ मध्य की सीट से इस बार कैंट शिफ्ट कर दिए गए, जहां समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को उन्होंने पिछली बार हराया था, मगर इस बार उनके सामने मुश्किल दिख रही है। कहा जा रहा था कि टिकट बदला गया, नाराजगी है, आज मीडिया में लगते रहते हैं। आप लोग कोई बताता तो है नहीं, आपके मन में जो आता है वो लोग चला देते हैं, लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और पार्टी नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं पर जो भरोसा किया उसका अच्छे से हम लोग पालन करेंगे। 2017 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण चेहरे को लेकर बीजेपी कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहती थी। वहीं 12 बार इस सीट से ब्राह्मण जीतकर ही आए हैं। अपर्णा के अलावा रीता बहुगुणा जोशी भी बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी, मगर अब वो पार्टी के फैसले के सामने नतमस्तक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने लखनऊ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लखनऊ उत्तर सीट से उन्होंने पूजा शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है।
पूजा ने सीएम योगी को काले झंडे दिखाए थे। अब लखनऊ का रण पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।